Only for You presents online हिंदी क्लासेस। नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार राय आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कक्षा 11वीं आरो भाग 1 में संकलित मुंशी प्रेमचंद की कहानी नमक का दारोगा के दूसरे भाग को पढ़ेंगे। पहले भाग में हमने मुंशी प्रेमचंद का संक्षिप्त जीवन परिचय तथा कहानी की व्याख्या को पढ़ी थी। आज इसके दूसरे भाग में हम पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर तथा अर्थ ग्रहण से संबंधित प्रश्नोत्तर को देखेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर तथा अर्थ ग्रहण से संबंधित प्रश्नोत्तर देखने से पूर्व अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक तथा शेयर भी जरूर करें। तो आइए देखते हैं पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अभ्यास। पहला प्रश्न, कहानी का कौन सा पात्र आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है और क्यों? तो आपको पता है कहानी के दो प्रमुख पात्र हैं, एक मुंशी बंशीधर और दूसरे पंडित अलोपीदीन। हम दोनों के व्यक्तित्व को यहाँ पर पहले देखेंगे, उसके बाद फिर निर्धारित करेंगे, यानी फिर समझेंगे, सोचेंगे, जानेंगे कौन सबसे अच्छा है। दोनों प्रमुख पात्रों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं जो कहानी के पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। पंडित अलोपीदीन संपन्न हैं, मृदुभाषी तथा वाक्पट और दूरदृष्टा व्यक्ति हैं। वह पैसे के बल पर सब कुछ करने में विश्वास रखते हैं, यानी पैसे के बल पर वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा उनका अडिग विश्वास है और वो हद तक कहीं सफल भी हैं। लेकिन जो मुंशी बंशीधर में है वह पंडित अलोपीदीन में नहीं है। मुंशी बंशीधर में क्या है, आइए देखते हैं। मुंशी बंशीधर ने सर्वाधिक हमें प्रभावित किया है, उसका कारण है कि वह निर्धन परिवार से संबंधित हैं और उन्हें अपने घर की हालत अच्छी तरह से मालूम है। उनके पिता रिश्वत और बेईमानी के समर्थक हैं। उनकी दृष्टि में वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। इसलिए नौकरी करने वालों को ऊपरी आमदनी की ओर ध्यान रखना चाहिए। ये बंशीधर के पिता यानी वृद्ध मुंशीधर का, उसने घर के लोगों का विरोध अपमान सहा पर अपनी ईमानदारी से नहीं डिगे। और जब अलोपीदीन ने उनके घर जाकर उन्हें अस्थाई मैनेजर नियत किया तो उन्होंने शालीनता और सभ्यता का अद्भुत परिचय दिया। इसलिए बंशीधर उपयुक्त यानी सबसे उपयुक्त और सबसे अधिक प्रभावित करने वाले पात्र हैं। प्रश्न संख्या 2, नमक का दारोगा कहानी में पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू उभर कर आते हैं? नमक का दारोगा कहानी में पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू उभर कर आते हैं? आइए देखते हैं। पंडित अलोपीदीन नमक का दारोगा कहानी के एक प्रमुख पात्र हैं। उनके व्यक्तित्व के अनेक पहलू सामने आते हैं। उनमें से दो प्रमुख निम्नलिखित हैं। नंबर 1, निपुण कुशल व्यापारी व्यवसायी। नंबर 2, दूरदृष्टा। पहला, निपुण व्यवसायी, कुशल व्यवसायी। पंडित अलोपीदीन धन के महत्व को भली भांति समझते हैं। वह एक कुशल व्यापारी हैं। उन्हें पता है कि धन का प्रयोग कहां, कब, कैसे और कितना करना है। वह जानते हैं किस व्यक्ति से किस भाषा में बोलकर काम निकाला जा सकता है। इसीलिए जब उनकी गाड़ियां दरोगा द्वारा पकड़ ली गई तो जाते हैं, हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद बाबूजी, आप नाहक कष्ट किए, हम तो आपके पास ही आ रहे थे। और जैसे ही दरोगा ने कहा कि सरकारी हुक्म है, आपको हिरासत में ले जाता है, वो कहते मेरे तो माई बाप, मेरे तो सरकार आप हैं। यानी वो बोलने में वाक्पट के साथ साथ वो क्या हैं, मृदुभाषी हैं और अपनी भाषा के जाल में, शब्द जाल में लोगों को फंसाना जानते हैं, यानी एक सफल व्यक्ति हैं। किसी भी सफल व्यापारी का महत्वपूर्ण गुण मीठी जुबान है और पंडित अलोपीदीन मीठी जुबान में बोलने और व्यवहार करने में माहिर हैं। उन्हें धन लेने और देने का ढंग आता है। वह अपने प्रति कार्य को इन किन प्रकारेण करवा लेते हैं। जब
दरोगा ने उनकी गाड़ियों को पकड़ लिया तो उन्होंने रिश्वत देने की बात की, 1,000 से 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 40,000 तक। बात फिर भी नहीं बनी, वो न्यायालय में अपना मामला सलटा लिए। उनका काम करने को तैयार नहीं हुए तो उन्होंने अदालत के माध्यम से अपनी रक्षा करवा ली। यानी पैसे के बल पर वो व्यापारी, वो जानते हैं कहां पे कितना, कैसे, किसको पैसा देना, लेन देन करना है। दूसरा, दूरदृष्टा। पंडित अलूपीदीन बहुत दूर की सोच रखने वाले व्यक्ति हैं। दरोगा बंसीधर ने गैर कानूनी कार्य के लिए अलूपीदीन को गिरफ्तार किया था। उन्हें 40,000 रिश्वत भी अपने कर्तव्य पद से डिगा नहीं पाई। अलूपीदीन अदालत से छूट कर आ तो गए, पर वो बंसीधर की कर्तव्य निष्ठता और कार्यपरायणता यानी ईमानदारी के कायल हो गए। इसीलिए तो उनमें वो गुण दिखाई दिया, बंसीधर में अलूपीदीन को वो हीरा दिखाई दिया जो आज तक उन्हें नहीं मिला था। और फिर वो उस दरोगा के घर जाते, यानी बंसीधर के घर जाते हैं और उन्हें अपने चल अचल संपूर्ण संपत्ति का अस्थाई मैनेजर नियुक्त करते हैं। तो यह इनके दूरदृष्टा दृष्टि ही है। प्रश्न संख्या 3, कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ से उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि यह समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। पहला, वृद्ध मुंशी। दूसरा, वकील। तीसरा, शहर के भेड़। तो आप, वृद्ध मुंशी कौन है? बंसीधर के पिता हैं और वो ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। वह जीवन के सुखों के लिए रिश्वत और ईमानदारी को परम आवश्यक मानते थे। उन्होंने नौकरी पर जाते हुए अपने पुत्र को समझाते हुए कहा था, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, घर ऋण के बोझ से दबा हुआ है, लड़कियां घास फूस की तरह बढ़ रही हैं और मैं तो कगारे का वृक्ष हूं, ना मालूम कब गिर पड़ूं। घर के मालिक मुख्तार अब तुम ही हो। देखो, नौकरी पे ओहदे का ध्यान मत देना। किसका ध्यान देना? तुम्हारा ध्यान चढ़ावे पे चादर और चढ़ावे पे होनी चाहिए, पद पे नहीं, ऊपरी आय पे होनी चाहिए। मजार पे ध्यान मत दो, ध्यान चढ़ावे और चादर पे रखो। और मासिक वेतन तो बेटा पूर्ण मासिक का चांद होता है, जो महीने में एक दिन मिलता है और घटते घटते समाप्त हो जाता है। और देखो, ऐसा काम ढूंढना जहां पे ऊपरी आमदनी हो। मासिक वेतन तो मनुष्य देता है, इसीलिए उसमें बरकत नहीं होती, वृद्धि नहीं होती। और ऊपरी आय तो ईश्वर देता है, इससे उसमें बरकत होती है। तो बंसीधर के पिता मुंशी, वृद्ध मुंशी सरकारी नौकरी करने वालों के एक ऐसे वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो रिश्वत लेने के पक्षधर हैं, यानी जो ये मानते हैं कि घर के कामकाज चलाने के लिए हमें और पैसे चाहिए, और पैसों के चक्कर में वो भ्रष्टाचारी बन जाते हैं, रिश्वत लेते हैं। दूसरा, वकील अदालत में सच को झूठ और झूठ को सच सिद्ध करने में जुटे रहते हैं। वह ही उनकी रोजी रोटी होती है, यानी उनकी रोजी रोटी उसी पर टिकी होती है। वह अपराधी को भी सच्चा ईमानदार सिद्ध कर सकते हैं और कर देते हैं। जब उनका झूठ किसी भी प्रकार से सिद्ध हो जाता है तो ये प्रसन्नता से भर उठते हैं। और लेखक ने तो कहा ही कि जब बंसीधर हार गए, अलूपीदीन जीत गए, तो वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। शहर की भीड़। तीसरा, शहर की भीड़ तमाशबीन और अस्थिर विचारधारा की होती है। उसका अपना कोई विचार नहीं होता है। वह नदी के बहाव की तरह केवल शोर करती है और सोचती नहीं। जब पंडित अलूपीदीन गिरफ्तार कर लिए गए तो शहरवासी उन्हें अपराधी मान रहे थे, जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था, निंदा की बौछारें कर रहा था। मानव संसार से पापी का पाप समाप्त हो गया है। पानी में दूध बेचने वाला, ग्वाला, कल्पित रोज नामचा भरने वाले अधिकारी, बिना टिकट रेल यात्रा करने वाला व्यक्ति,
जाली दस्तावेज बनाने वाले बाबू, सेठ, साहूकार सब के सब देवताओं की तरह गर्दनें चला रहे थे। और जब पंडित अलोपी दीन जैसे ही दोषी नहीं सिद्ध किए जा सके या निर्दोष सिद्ध किया जा सके, पूरी की पूरी भीड़ अब दरोगा के खिलाफ हो गई, यानी बंशीधर के विपरीत सोचने लगी। तो ये शहर की भीड़ जो होती है, इसका कोई अपना क्या नहीं होता है, व्यक्तित्व नहीं होता है, सोच नहीं होती, वह तो केवल वही कहती है जो सुनती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। नौकरी में ओहदे का ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपर ही आए हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि होती नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से इसमें बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। तो इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहला, यह किसकी उक्ति है? तो यह उक्ति किसकी है? यह उक्ति है दरोगा के पिता वृद्ध मुंशी की। इसका दूसरा प्रश्न है, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चार्ज क्यों कहा गया है? तो मासिक वेतन एक बधी बधाई राशि है, वह केवल महीने में एक दिन मिलती है। उसके बाद तो वह घर गृहस्थी के कामों में प्रतिदिन कम से कम कमतर होती जाती है और महीना पूरे पूरे लगभग वो समाप्त ही हो जाती है। इसलिए लेखक ने मासिक वेतन को पूर्णमासी का चार्ज कहा, जो एक ही दिन पूरा दिखाई देता है और फिर घटते 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 अमावस्या की तरफ बढ़ जाता है। इसका तीसरा प्रश्न है, क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं? क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं? तो हम तो सहमत नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि समाज में फैली रिश्वतखोरी, बेईमानी और निकम्मेपन का पाठ पढ़ाता है। ऐसी सीख यह जीवन मूल्यों के विपरीत होने के कारण ही है, और एक पिता का इस तरह की सीख अपने पुत्र को देना समाज के हिसाब से कदापि उचित नहीं है। नमक का दरोगा कहानी की कोई 2 अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट करें। नमक का दरोगा कहानी के कोई 2 अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट करें। तो आप कहानी का शीर्षक ईमानदारी का फल, सत्य की जीत, ईमानदार दरोगा कुछ भी डाल सकते हैं। सत्य की जीत, क्योंकि अंत में सत्य के पथ पे चलते हुए बंशीधर की एक अघोषित जीत हुई, क्योंकि अगर जीत नहीं होती तो अलोपी दिन उनके घर जाकर के उन्हें अस्थायी मैनेजर नियुक्त नहीं करते। दूसरा, ईमानदारी का फल। ईमानदारी का फल क्या है? इस नामकरण का आधार नमक के दरोगा मुंशी बंशीधर के कर्म पर ही आधारित है। कर्म की ही राह पर चलते हुए उसे चाहे अपमानित होना पड़ा, नौकरी से हाथ धोना पड़ा, पर उसकी ईमानदारी का फल उसी ने दिया जिसे उसने गिरफ्तार करवा दिया था। ईमानदार दरोगा, यानी अगर वो दरोगा यानी बंशीधर पैसे ले लिए होते तो काम बन गया होता। किसका? आलोपी दिन का। वो पैसा नहीं लिए और उन्हें कहां तक पहुंचाए? समाज के सामने उनके मुखड़े को उजागर किए, उद्घाटित किए। अगला प्रश्न, कहानी के अंत में अलोपी दीन के बंशीधर के नियुक्त करने के पीछे क्या कारण है? कहानी के अंत में अलोपी दीन द्वारा बंशीधर को अस्थायी मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करेंगे? तो कहानी के अंत में पंडित अलोपी दीन ने
मुंशी बंशीधर को अपनी सारी संपत्ति का अस्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया। बुद्धिमत्ता और दूरदृष्टि अवस्था में किसी भी प्रकार से भयभीत नहीं होते थे वो, और किसी भी कीमत पर बिकने को भी तैयार नहीं थे। ऐसा व्यक्ति ही उनकी संपत्ति की सुरक्षा कर सकता था। किसकी संपत्ति का? पंडित अलोपीदीन की। और कैसा व्यक्ति? ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ बंशीधर की तरह। उसने अपने पिता के कहने और समझाने पर भी लालच नहीं किया। वह कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, निर्भीक थे। रही बात इस कहानी का अंत हम किस प्रकार करते, तो अगर हम कथा लेखक होते या हम ऐसी कहानी लिखते तो कुछ इसी तरह कहानी का अंत हम भी करते। अर्थ ग्रहण से संबंधित प्रश्न। अर्थ ग्रहण से संबंधित प्रश्न जो आएंगे वो पैराग्राफ हैं। देखिएगा, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीव जागती थी। सवेरे देखे तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखे वही पंडित जी की इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया है। तो इसमें पहला प्रश्न जो पूछा गया 1 नंबर का, पाठ और लेखक का नाम। तो पाठ का नाम नमक का दारोगा, लेखक मुंशी प्रेमचंद। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीव जागती थी, से क्या आशय है? इस कथन के माध्यम से लेखक यह कहना चाहता है कि संसार में लोग किस प्रकार अवसर पाकर किस प्रकार से मजा ले लेकर वर्णन करते हैं। दूसरे का जब मजा लेना हो तो वो अघाते नहीं है। तीसरा, इसमें सुबह सबकी जुबान पर क्या चर्चा थी और क्यों? तो सुबह सबकी जुबान पर पंडित अलोपीदीन के गिरफ्तारी की चर्चा थी, और क्योंकि उन जैसा प्रभावशाली व्यक्ति को हिरासत में लेना बहुत हिम्मत वाले व्यक्ति का काम हो सकता है। चौथा प्रश्न, लोग किस पर टीका टिप्पणी कर रहे थे और क्यों? तो लोग किस पर टीका टिप्पणी कर रहे थे? अलोपीदीन पर। क्यों? क्योंकि नमक की कालाबाजारी करने के कारण, कि इतना बड़ा आदमी समाज में नाम कमाने वाला ऐसा नीच कार्य कर रहा है। अगला प्रश्न, अगला पैराग्राफ, यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहाँ पक्षपात हो वहां न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया और डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज में लिखा, पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। वह एक बड़े भारी आदमी हैं, यानी बड़े व्यक्ति हैं। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े से लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया होगा। इसमें से पहला प्रश्न, पाठ और लेखक का नाम पहले चर्चा हो गई है। दूसरा, मुंशी बंशीधर को क्या लग रहा था? तो मुंशी बंशीधर को क्या लग रहा था कि न्यायालय में उचित रूप से न्याय नहीं हो रहा है, उनके सत्य पर न्यायाधीश को विश्वास नहीं हो रहा है। अगला, न्याय के दरबार में क्या हो रहा था? तो न्याय के दरबार में न्याय नहीं हो रहा था, बल्कि पक्षपात पूर्ण व्यवहार हो रहा था। किसके लिए? अलोपीदीन को बचाने के लिए। मुकदमे का परिणाम क्या हुआ? तो मुकदमे का परिणाम क्या हुआ? मुकदमा शीघ्र समाप्त हो गया। अलोपीदीन पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद तथा भ्रामक बताकर उन्हें आरोपों से पूरी तरह बरी कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया। अगला पैराग्राफ, खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपने हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूं। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। इसमें जो प्रश्न है, पाठ और लेखक का नाम चर्चा हो चुकी है। कौन, किस की और क्यों खुशामद कर रहा है?
तो पंडित अलोपीदीन मुंशी बंशीधर की खुशामद करने आए क्योंकि वे मुंशी बंशीधर को अपनी जायदाद का मैनेजर बनाना चाहते हैं। अधिकार बल से और स्वेच्छा से हिरासत में होने से क्या तात्पर्य है? देखिए, यहाँ दो शब्द हैं, अधिकार बल से जब दरोगा ने किया था अलोपीदीन को नमक ले जाते समय, और स्वेच्छा से इस समय अलोपीदीन खुद आए हैं बंशीधर के। तो जब कोई व्यक्ति अपने पद के अधिकार का प्रयोग कर किसी को बंदी बनाता है तो वह अधिकार बल से हिरासत में लेना होता है, और जब कोई व्यक्ति स्वयं आत्मसमर्पण करते हुए बंदी बनना चाहता है तो उसे स्वेच्छा से हिरासत में होना कहा जाता है। प्रिय दोस्तों, मुझे उम्मीद है इस पाठ के प्रश्नोत्तर आपको आसानी से, सहजता से समझ में आ गए होंगे। इनका प्रयोग आप अपनी आगामी परीक्षाओं में पूर्णतः करेंगे और अच्छे नंबर लाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले और नए पाठ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।